गुड इवनिंग एवरीबॉडी ऑल डियर स्टूडेंट। रामपुरा की पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा टेक्नीशियंस का। तो देखिएगा मैथ के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। उसी ब्याज पर वह कितने वर्षों में उसी ब्याज पर वह कितने वर्षों में वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा 8 गुना हो जाएगा या 8 गुनी हो जाएगी। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष और 24 वर्ष। तो देखो, ऐसे सवालों को हल करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी कभी आए धन 2 बार गुना हो जाए तो समय कम है यहाँ पर, तो डायरेक्ट ट्रिक देखिएगा। बेसिक कभी कभी सूत्र बताएंगे। एमएस रूल के मुताबिक आप क्या करिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक तरफ समय लिखिएगा और एक तरफ गुना। क्या याद रखना है, एक तरफ समय और एक तरफ गुना। परीक्षा में आप पेपर आपका क्वेश्चन बनेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। समय 4 रख दिया, गुना कितना हो गया, 2 गुना रख दिया। अब उसी ब्याज पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ये 8 गुना मांगता है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये जो दूसरा गुना है उस गुना को ऐसा बनाओ कि ये जो पहला गुना है वो आधार बन जाए और पावर में कन्वर्ट कर लो। और ऐसा होगा भी, अगर ऐसे सवाल आए तो ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा। तो 2 की पावर 3 हो गया, 8 को कन्वर्ट किया तो 2 की पावर 3 हुआ, 8 का रूप बदल दिया इस वाले आधार के अकॉर्डिंग। अब आपको करना क्या है, आंसर देने के लिए जो समय दिया गया है उसका और जो पावर आई है उसका आपस में गुणा करा देंगे तो 4 12 वर्ष आपका आंसर बन जाएगा। तो ये समय की जगह आपका 12 वर्ष क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिएगा एक बार, अगर ऐसे सवाल आपको परीक्षा हॉल में दिखाई दे तो आपको करना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो गई। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक तरफ समय लिखते हैं और एक तरफ गुना लिखते हैं। तो समय रखा 4 गुना और गुना है 2। फिर कह रहा है उसी ब्याज पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो इस 8 को तुम्हें ऐसा तोड़ना है कि ये पावर में कुछ भी आए लेकिन आधार ये रहे पहला वाला गुना। तो 8 को लिखा 2 की पावर 3, तो जो पावर आई वो पहला वाला समय होता है। इन दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए, जो आए आंसर वही हमारा आंसर होता है, जो वैल्यू आए। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये एक सवाल आपका चक्रवृद्धि ब्याज से हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसी धन का किसी धन का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का
मिश्रधन और मूलधन का अनुपात ज्ञात करें। मिश्रधन और मूलधन का अनुपात ज्ञात करें। पहले ऑप्शन में है 625/676, बी ऑप्शन में है 676/625, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 624/676 और डी ऑप्शन दिया है 676/624। तो देखिएगा इस सवाल को भी चक्रवृद्धि ब्याज से ही लिया गया है आपके बीच में। किसी धन का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन और मूलधन का अनुपात ज्ञात करें। तो ये बराबर P1 + R/100 की पावर n यहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर फास्ट करना है तो यहाँ पर एमएस रूल के मुताबिक लैंग्वेज सुनिएगा। ये जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई है, इसको आप अपने मन से मन ही मन में 100 में जोड़ोगे। अब बताओ 100 में 4 जोड़ोगे तो 104 होगा, तो 104 हो गया। और परसेंटेज हटेगा तो हमेशा बटे में 100 गिरेगा, ये देखो। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने वर्ष कहा है उतना दोनों पे पावर लगा दो। तो 104/100 की पावर 2। अगर 3 वर्ष होता तो 3 पावर लगा देते, 4 वर्ष होता तो 4 पावर लगा देते। इतना करने के बाद अब अगर ये अंदर के मान डिविजुअल है तो इन्हें हल्का कर लेते हैं। तो यहाँ से काटेंगे तो ये मिलेगा 52 और ये हो जाएगा 50, और हल्का करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 25। 2 के पहाड़े से कट जाएगा। आगे बढ़ाए तो ये हो गया 26/25 की पावर होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं 26 676 और 25 625 होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेस करने के बाद ये जो अनुपातिक मान मिलते हैं, यही यहाँ लिख देता हूं मैं, यही मिश्रधन और मूलधन का अनुपात होता है। मिश्रधन और मूलधन का अनुपात होता है, ये अनुपात होता है। ऊपर का मान होता है मिश्रधन और नीचे का मान होता है मूलधन। तो आपका आंसर ऐसा कोई मिल रहा है? हाँ, ऐसा बिल्कुल मिल रहा है, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको याद रखना है कि जो दर दी जाए उसको मन ही मन में 100 में जोड़ दो, और 100 में जोड़ने के बाद बटे में 100 गिराओ, और जितना समय दिया है उतनी पावर रख दोगे। बस काटा प्रणी करके आगे बढ़ाना है। यही मिश्रधन और मूलधन का क्या होता है? अनुपात होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज से ही सेट में रहा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और आपको अगर अच्छे लगे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाते रहें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों या घरों में। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है a माइनस का b बराबर 3 और a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बराबर का 29 हो, तो a b का मान ज्ञात करें। a b का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन आपके बीच में है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 10, बी ऑप्शन में दिया 12, सी ऑप्शन में है 15 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 18। तो देखिएगा, पहले इसको हम परंपरागत विधि से देख लेते हैं। a माइनस का b बराबर 3 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 29 दिया हुआ है। तो a माइनस का b बराबर 3 समीकरण नंबर 1, वो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बराबर 29 दिया है, और आपको a b बराबर ज्ञात करना है क्वेश्चन में। तो देखो समीकरण 1 से लिखते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या करना है, a माइनस b बराबर 3 दिया है, आपको लिख लेना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करने पर भाई? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम वर्ग अगर कर देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग कहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab और 3 का 9 हो जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है, समीकरण 2 से रख देंगे 29, इसकी जगह 29, और माइनस के 2ab बराबर के 9, और माइनस के 2ab बराबर के 9 माइनस के 29 पक्षांतर विधि से, तो माइनस का 2ab बराबर 29 में से 9 गए, लेकिन माइनस के 20 बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो 2ab बराबर के 20 होगा, तो ab बराबर 2 घन 20, और यही हमसे पूछा गया है। तो ऐसा कोई विकल्प होगा, तो विकल्प आपको दिखाई दे रहा होगा एप्पल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। लेकिन ऐसे सवाल को हल करने के लिए अगर हमें इतना कुछ ना करना पड़े तो रट्टा मार लीजिए। एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए अगर आपको a माइनस बी का मान दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है और ए बी का मान कभी भी पूछा जाए, तो आप बस ऐसे करिए, a माइनस के b बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर के 29। तो जो ये मान दिया है a माइनस बी का, इसका मन ही मन में तुरंत वर्ग करो, 3 त्रिका 9 हो गए। और जैसे ही वर्ग किया और फिर इन दोनों का ले लीजिए अंतर, डिफरेंशियल। अंतर का मतलब होता है बड़ी राशि से छोटी राशि घटेगी, तो 29 में से 9 गए तो ये अंतर आया 20, और अपन मन से आधा कर दो, वही हमारा ए बी का मान बन जाता है। क्या बात याद रखना है, फिर से सुन लीजिएगा। अगर a माइनस बी का वैल्यू दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है और ए बी का मान पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जो a माइनस बी का मान दिया है इसका बिना किसी से पूछे मन ही मन में वर्ग कर लीजिएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू दी है और जो वर्ग किया है, इन दोनों का आप अंतर ले लीजिएगा, और जो अंतर आए उस अंतर का अपने मन से आधा कर दो। आधा करने का मतलब ही 2 का भाग होता है, और आधा कर दोगे, जो वैल्यू आएगी वह मान हमेशा ए बी का होगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिस सेट से हमें क्वेश्चनों का समावेश जो मिलता है, उससे जो हमें क्रियाकलाप मिलते हैं वो माइंड में सेट करना होता है, और फिर एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है आपके बीच में, यदि नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, यदि नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है तथा नल बी उसे 5 घंटे में भर सकता है, तथा नल बी उसे 5 घंटे में भर सकता है, जबकि नल सी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि नल सी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? कितने घंटे में भर जाएगी? पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 3 सही 9/17 घंटे, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 9 सही 3/17 घंटे, सी ऑप्शन में दिया है 17 सही 1/3 घंटे, और डी ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दीज। तो देखिएगा सवाल का सॉल्यूशन, नल और टंकी का सवाल अधिकांशतः प्रत्येक सेट में हमको दिखाई दे रहा है जिस दिन से शुरू हुए हैं। नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है तथा नल बी उसे 5 घंटे में भर सकता है, और यहाँ भरने वालों को हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं, जबकि नल सी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है।
अब हमने बताया होगा समयों का हम क्या ले लेते हैं भाई, लासा। समयों का लासा लेंगे तो 4, 5, 6 का लासा आएगा आपका, ये काम हो जाएगा 60 से। ठीक, 30 पे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 30 में 4 का भाग नहीं जाएगा। अब समयों का भाग देंगे तो ये आपकी क्षमता टोटल बन गई टंकी की, तो ये होगा 15 चौको 60 और ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और ये हुआ 6 उधम 60। क्लियर? चलिएगा, तो ये बन गई क्षमताएं। कहने का मतलब है नल ए जो है 1 घंटे में 15 लीटर पानी भरता है और नल बी 1 घंटे में 12 लीटर पानी भरता है और नल सी 10 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। अब तीनों नल एक साथ खोल दिए गए तो इसका मतलब है ए प्लस बी के मान जुड़ेगा और सी का घटेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला। तो क्षमता जो निकल के आएगी 15 प्लस के 12 माइनस के 10, तो 15 12 27 हो गए और 27 में से गए 10 तो कितना बचा 17। ये बात ये दर्शाती है कि टंकी में 27 लीटर पानी जाता तो है, लेकिन तीसरा नल सी तुरंत 10 लीटर पानी बाहर फेंक देता है और जैसे ही 10 लीटर पानी बाहर फेंक देता है तो टंकी में हमेशा कितना लीटर पानी जाता है 17 1 घंटे में। तो पानी हमें भरना कितना है, इसीलिए तीनों नल एक साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 60 लीटर की टंकी में 17 का भाग दे देंगे तो 17 तिया 51 और 9/17, तो 3 सही 9/17 घंटे में ये टंकी आपकी भर जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एक बात को बड़े प्रेम से समझिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपके बीच में है, यदि कोई तैराक नाव धारा से आ गया, यदि कोई तैराक 5 किलोमीटर धारा की दिशा में यदि कोई तैराक 5 किलोमीटर धारा की दिशा में और 4 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में यदि कोई तैराक 5 किलोमीटर धारा की दिशा में और 4 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में समान समय 20 मिनट में तय करता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो देखिएगा, पहले ऑप्शन में है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन में है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन में है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन में है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा, सवाल का पहले भाव समझेंगे, क्वेश्चन कई लोग इसको पढ़ेंगे और कुछ स्टूडेंट तो एकदम छोड़ देंगे। यदि कोई तैराक 5 किलोमीटर धारा की दिशा में और 4 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में समान समय 20 मिनट में तय करता है तो धारा की चाल ज्ञात करो। कहने का मतलब है धारा की दिशा में भी हमने 20 मिनट दूरी तय की और धारा की विपरीत दिशा में भी 20 मिनट दूरी तय की। तो करना क्या है आप जानते हैं, देखिएगा, अगर आप पूरा प्रोसेस से देखेंगे तो आपको सवाल अच्छा भी लगेगा। माना कि शांत जल में नाव की चाल जो होती है उसको हम मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल को मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखिएगा, धारा की दिशा में केस फर्स्ट है, धारा की दिशा में चालें दोनों जुड़ जाती हैं x प्लस वाई, और केस सेकंड है धारा की विपरीत दिशा में दोनों चालें आपस में घट जाती हैं तो x माइनस वाई।
तो धारा की दिशा में आप 5 किलोमीटर गए, लेकिन समय कितना 20 मिनट। ये चाल ही दिया है, क्योंकि वी नो दैट हम जानते हैं भाई चाल बराबर दूरी बटे समय। ये क्वेश्चन में आपको चालें ही दी गई है। धारा की दिशा में 5 किलोमीटर 20 मिनट में गए, तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी और बटे समय के पदों में है तो वो चाल ही, इतना ही आपको सीखना है। यानी कि दूरी बटे समय के रूप में चाल दी गई है, और यहाँ पर ऊपर मान किलोमीटर है, नीचे मिनट है अभी, तो 20 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 का भाग दे देंगे। और इसी तरह से x माइनस वाई में आ जाएगा दूरी 4 किलोमीटर धारा, और यहाँ पर हो जाएगा 20 बटे फिर से 60। ठीक, अब आपको करना क्या है देखिएगा, ये 60 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर मान बन जाएगा 5 गुणित के 60 बटे 20, और यहाँ पर बन जाएगा 4 गुणित के 60 बटे 20। तो ये हो जाएगा 20 तिया 60, तो 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 20 तिया 60, तो 4 तिया 12। इसका मतलब ये है कि अब ये तुम्हें चालें प्योर दिखने लगी। कहने का मतलब x प्लस वाई बराबर 15 और x माइनस वाई बराबर 12। धारा की दिशा में ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। देखो स्पष्ट भी हो रहा है, धारा की दिशा में चाल बढ़ जाती है, धारा की विपरीत दिशा में चाल कम हो जाती है। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर दो, 22 से 22 कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 27, तो x बराबर 27 बटे 2, लेकिन x का मान ज्ञात करना नहीं है। तो आप दो बातें याद रखो, अगर ऐसे दो समीकरण मिल जाते हैं तो यहीं पर अगर शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है, अर्थात x का मान, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, वही आंसर होता है। और अगर धारा की चाल ज्ञात करनी है y का मान, तो इन दोनों को घटा करके अपने मन से 2 का भाग दे दो, तो वही हमारा आंसर हो जाता है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। भाई 15 में से 12 गया 3, तो 3 का आधा करेंगे 1.5। फिर तो सुनिएगा, यहाँ पर अगर हमें धारा की दिशा में चाल दी गई है, धारा की विपरीत दिशा में चाल दी गई है, इस तरह के अगर क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, तो हम अगर इन दोनों को जोड़ लें और 2 का भाग दे दें तो x का मान मिल जाता है डायरेक्ट, और अगर इन दोनों को घटा लें फिर 2 का भाग दे दें तो हमेशा y का मान मिलता है, अर्थात धारा की चाल। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल कठिन नहीं होते हैं, सवाल को 1-2 बार पढ़ना पड़ता है, और प्रैक्टिस सेट लगाने का सबसे बड़ा तो एक अच्छा बेनिफिट ये होता है कि क्वेश्चनों का समावेश माइंड में सेट होने लगता है, तो हम लोग उसमें कसौटी में कस जाते हैं, है ना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में है। 2 समान लंबाई की ट्रेनें, ट्रेन से आ गया, 2 समान लंबाई की ट्रेनें एक खंभे को पार करने में एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड एवं 6 सेकंड का समय लेती हैं। 2 समान लंबाई की ट्रेनें एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड व 6 सेकंड का समय लेती हैं। यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत जा रही हों, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। पहले ऑप्शन में दिया है 5 सही 5 बटे 11 सेकेंड, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 15 सही 5 बटे 11 सेकेंड, और सी ऑप्शन में दिया हुआ है 11 सही 5 बटे 15 सेकेंड, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 15 सही 15 बटे 11 सेकेंड। तो देखिएगा, इस तरह का ये भी कंसेप्ट एक रट्टा मार है। अगर क्वेश्चन में समान लंबाई की 2 ट्रेनें दे दी जाएं,
और एक खंबे को पार करने में 5 सेकंड एवं 6 सेकंड का समय लेती है। इस तरह से समय दिया हो, t1 बराबर दिया है 5 सेकंड और t2 बराबर दिया है 6 सेकंड। अब विपरीत दिशा में जा रही है, ये भी याद रखना। तो फिर रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय होगा, एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर, हमेशा याद रखना अगर विपरीत हो तो क्या करना है, 2 गुणित के t1 मल्टीपल t2 और बटे में t1 प्लस के t2, ये रहेगा। तो देखिएगा t1 का मान दिया है 5, t2 का मान 6 और 5 प्लस के 6, तो ऊपर का मान होगा 6 पंच 30, 30 दूनी 60 और बटे 6 5 11। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 5 बटे 11, क्योंकि 11 पचे 55, तो 5 सही 5 बटे 11 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन कहीं आपका F1 है। ओके, दैट इज क्लियर। तो ये भी ट्रिक बहुत अच्छी है, अच्छी काम करती है। आप चाहें तो इसको हमेशा के लिए लिख लीजिएगा और इस तरह के बहुत सारे सवाल लगाइएगा तो माइंड में जल्दी ठहरती है। सवाल नंबर 7वां, सातवां सवाल आपके बीच में देखो किस चैप्टर से है, देखते हैं। यदि कोई धन 5 वर्षों में यदि कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज के साथ साधारण ब्याज के साथ 4 गुना हो जाता है, यदि कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज के साथ 4 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो ये सवाल जो आपके बीच में है वो आप समझ गए, साधारण ब्याज से है। और ये भी सवाल प्रैक्टिस सेट में बार बार आपको नजर आ रहा है। पहले ऑप्शन में दिया है 5.5 वर्ष, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 6.66 वर्ष, सी ऑप्शन में दिया गया है 4.6 वर्ष और डी ऑप्शन में दिया गया है 7.6 वर्ष। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हल। तो यहाँ पर भी हम लोग बेसिक नहीं देखेंगे क्योंकि ये सवाल प्रैक्टिस सेट में कई बार आया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, अगर साधारण ब्याज के साथ 4 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाए। तो साधारण ब्याज के लिए याद रखना, जब समय 2 बार गुना हो जाए तो t1 बटे t2 बराबर के n1 माइनस के 1 बटे n2 माइनस के 1। बताया था जहां पर n1 व n2 क्या है, गुना है। तो n1 व n2 गुना है, t1 t2 समय है। तो 5 वर्षों में t1 का मान दिया, t2 का मान ज्ञात करना है, यही तो। और n1 कितना है 4 माइनस के 1 और n2 कितना है 5 माइनस के 1। तो 5 बटे t2 बराबर के 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, त्रिया गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा t2 बराबर के 5 चौको 20 बटे 3, तिछंग 18, तिछंग 18। ये 6 आपका बंद नहीं होगा तो 6.66 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बॉय। ओके, 7वां क्वेश्चन भी आपके बीच में सिंपल है और आप आशा करते हैं सीख जाएंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज से भी सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज से भी सवाल, चाल समय दूरी से भी सवाल, रेलगाड़ी से भी सवाल, नाव धारा से भी सवाल, संख्या पद्धति से भी सवाल। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से है। देखिएगा लिखा जा रहा है 50% 60%, बारिश का मौसम है, 50% 60% और 70% और 70% के क्रमिक बट्टों का
क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। पहले ऑप्शन में होगा 64%, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 74%, सी ऑप्शन में 84% और डी ऑप्शन में दिया है 94%। तो देखिएगा बट्टे वाले क्वेश्चन में टॉपिक में हम लोग जब पढ़ते हैं समतुल्य बट्टा ज्ञात करना, तो जब 2 बट्टे दिए गए हो या 3 बट्टे दिए गए हो, तो 3 बट्टे जब दिए जाते हैं तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए देखिएगा एक समतुल्य बट्टा बराबर सूत्र होता है 100 माइनस के 100, 100 माइनस के D1 बटे 100 मल्टीपल 100 माइनस के D2 बटे 100 मल्टीपल 100 माइनस के D3 बटे 100 और डॉट 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 करके और छोड़ दिया जाता है। और इसलिए छोड़ दिया जाता है, कभी कभी 4 बट्टे भी दे दिए जाएं, लेकिन क्वेश्चनों की लिमिट यहीं तक है 3 बट्टों तक। बस इसी तरह से मान सेट कर दीजिए 100 माइनस के 100। अब D1 का मान 50, D2 का 60, D3 का 70, तो डायरेक्ट कर लेते हैं या करके देख लेते हैं। 100 माइनस के 50 बटे 100, 100 माइनस के 60 बटे 100 और 100 माइनस के 70 बटे 100। 100 माइनस के 100, 100 में से 50 गए तो 50 बटे 100, 100 में से 60 गए तो 40 बटे 100, 100 में से 70 गए तो 30 बटे 100। 100 से 100 खत्म हुआ, 0 0 0 0, 5 चौको 20 और 20 पंचे 100, 5 छक्का 30। तो 100 माइनस के 6 बराबर वैल्यू हो जाएगा 94%। और ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा ऑप्शन आपका आंसर हो गया डी। दैट इज क्लियर। सूत्र याद रखिएगा, समतुल्य बट्टा बड़े आसानी से बनता है। और एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर 2 बट्टों वाला होता तो सूत्र को यहीं तक लगाते, D2 तक बस चलेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। नवा क्वेश्चन आपका देखिएगा कहां से है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 17.48% हानि, बी ऑप्शन में है 23.63% हानि और सी ऑप्शन में दिया हुआ है 42.85% लाभ और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 64.85% लाभ। तो देखिएगा इस सवाल को भी हम लोग एमएस रूल के मुताबिक देखेंगे फास्ट तरीके से। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात सीपी लिख दें 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो ये सीपी और ये एसपी आपस में क्या है, बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप इसमें एक एमएस रूल के मुताबिक लाइन जोड़िएगा। आप मार्केट से कै वस्तुएं खरीद के ले आए 20, उनका जो क्रय मूल्य है वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर ही प्राप्त हो गया। तो आपको वस्तुएं पूरी नहीं बेचनी पड़ी, फिर भी आपको पूरा प्राप्त हो गया। तो
तो ये कन्फर्म है 6 वस्तुएं अभी आपके पास बच गई। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में लाभ होगा, और लाभ होगा तो हानि वाले दोनों विकल्प आप तुरंत काट दोगे। ठीक, अब देखिएगा 20 वस्तुएं खरीद कर ले आए, 14 वस्तुएं बेचे हैं, तभी हमें उसका रुपया प्राप्त हो गया। तो भाषा शैली बोलिएगा कै वस्तुएं बच गई? 6। यही हमारे लिए लाभ है, यही हमारे लिए लाभ है। ये 6 वस्तुएं जो बच गई, इनका हम चाहे कुछ करें ये लाभ के रूप में प्राप्त होंगी, क्योंकि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य हमने मार्केट में अदा किया था वो तो 14 वस्तुएं बेचने पर ही प्राप्त हो गया। अब करना क्या है, किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए अब गणना यहाँ पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बटे में 14 गिरेगा। क्यों? क्योंकि 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमें पता होगा। तो यहाँ पर काटेंगे अब हम 2 3 6 और 2 7 14, तो ये वैल्यू बन गई 300/7। अब काटा पैड़ी कर दीजिएगा, तो 7 चौको 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, दशमलव लगाया, 7 56, 4 बचे, 7 पना 35, और यहीं तक 2 अंकों तक सॉल्व करते हैं तो 42.85% आपको क्या हो जाएगा? लाभ। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पर। दसवां क्वेश्चन कह रहा है 5 की पावर 1/4। धीरे धीरे सवाल आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं। मन नहीं कर रहा था आज बनाने का, क्योंकि बारिश हुई है तो कीट पतंगा खूब निकल रहे हैं। 125 की पावर 0.25 बराबर का क्वेश्चन मार्क। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 25, बी ऑप्शन में दिया हुआ है √5, और सी ऑप्शन में दिया हुआ है 5√5, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 5। अब देखिएगा ये सरल सवाल जरूर है, लेकिन कंसेप्ट सुनिएगा। 5 की पावर 1/4 गुणित के 5 को 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इसको ऊपर ही ऊपर सॉल्व कर लो तो 25/100 हो जाएगा। दशमलव के नीचे 1 आया और दाहिनी ओर 2 अंक थे, तो 2 डबल 0 आ गई, 25/100। अब इसको अगर हम काटा प्राणी करना चाहें तो 25 से कम 25, 25 से को 100 हो जाएगा। तो आगे सेट जब करेंगे 5 की पावर 1/4 गुणित 5 की पावर, अब इधर देखो ये अंदर जब गुणा आएगा तो 5 की पावर 3 गुणित 1/4 होगा, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 1/4 और गुणित 5 की पावर 3/4, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसीलिए हो जाएगा 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4। गुणा में घातें जुड़ती हैं, लिख देते हैं, चलिएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन कब जुड़ती हैं? जब आधार समान हो। अब 4 4 तो ऊपर हर समान है, नीचे तो लासा अंश आप डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो 5 की पावर 4/4 से 4 कट गए तो 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, चलिए सवाल नंबर 11 पर। ग्यारह सवाल कह रहा है 1/√9 माइनस के √8 बराबर के क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 3 माइनस के 2√2, बी ऑप्शन है 1/2 कोष्टक में 3 + 2√2, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1/3 + 2√2, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है केवल 3 + 2√2। तो देखिएगा ऐसे सवालों को हल करने के लिए ये आपका जो टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन आपका लिया गया है कहाँ से? घातांक और करनी से ही। तो देखिएगा 1/√9 माइनस के √8 परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण विधि होती है, तो परमेयीकरण का मतलब होता है इसी अंश और हर में हर के मान का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, वो भी उल्टा। कैसा? अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक का, धनात्मक है तो ऋणात्मक का, और बटे में हो जाएगा √9 + के √8। अब त्रियक ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √9 + के √8,
और ये बन जाएगा √9 का वर्ग और प्लस के ये माइनस के बन जाएगा √8 का वर्ग। तो ये हो जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे तो √9 का वर्गमूल तो होता है 3 और √8 को लिख सकते हैं 2√2 और इसका वर्ग रूट हट जाएगा तो 9 और इसका रूट हट जाएगा तो 8। तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 2√2, 9 में से 8 गया 1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्लस के 2√2। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12वां। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, भले स्पीड करके देखें लेकिन देखें जरूर। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन कह रहा है 2.3 की पावर क्यूब माइनस के 0.027 बटे 2.3 का होल वर्ग प्लस के 0.69 प्लस का 0.09 बराबर का क्वेश्चन मार्क। पहले ऑप्शन में लिखा है 2.27, बी ऑप्शन में दिया है 2.6, सी ऑप्शन में दिया है 2 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 2.3। ठीक, तो देखिएगा इस सवाल को जब हम हल करने बैठेंगे तो हमें कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये सवाल आपका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल में भी मिल सकता है और आपका सरलीकरण एक चैप्टर होता है वहाँ मिल सकता है, या नंबर सिस्टम में भी मिल सकता है। तो देखिएगा 2.3 की पावर होल क्यूब, माइनस इसको लिख सकते हैं हम 0.3 का होल क्यूब। ठीक है, और बटे में लिखा हुआ है 2.3 का होल स्क्वायर प्लस के 0.69 और प्लस का ये 0.09। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये अगर ऊपर कुछ सेंस बन जाए तो बस तुरंत आपको पूरा सवाल नहीं लगाना होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसी तरह से आप यहाँ लिख देंगे, इसीलिए ए माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये मान हो गया ए का और ये मान हो गया बी का। अब इधर देखो, ये वाला वैल्यू जो बना हुआ है ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस का बी स्क्वायर पे ही बना है। देखो कैसे, 2.3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर का हो गया 23×69। देखो ए बी, तो इसका मतलब है ये पद और ये पद आपका कट जाएगा तो वैल्यू आपकी रह जाएगी ए माइनस की बी। तो ए का वैल्यू है 2.3 और माइनस के 0.3, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओनली 2। तो ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तेरा क्वेश्चन कह रहा है 8x³ प्लस 27 के गुणनखंड हैं पहले ऑप्शन में है 2x माइनस के 3 4x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9। बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2x माइनस के 3 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2x प्लस के 3 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 2x प्लस के 3 4x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9। तो देखो सवाल को ये गुणनखंड वाला जो टॉपिक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 8x³ प्लस के 27।
तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब प्लस के 3 का होल क्यूब। तो ये आपका समीकरण बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और बी नो दैट आप जानते हैं ए क्यूब प्लस के बी क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब इसमें ये भी रोचक वाली बात है कि प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में सब पद प्लस होते हैं दूसरे कोष्टक के। तो देखिएगा अब यहाँ पर आपने क्या देखा a प्लस बी, तो माइनस वाले तो दोनों कट जाएंगे। अब 2x प्लस 3 2x प्लस 3 यहाँ पर लड़ाई है तो 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 9 4x स्क्वायर प्लस के 6x 9, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा सी 2x प्लस 3 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का 9। आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है यदि x बराबर के √2 माइनस के 1 बटे √2 प्लस के 1 हो तो x प्लस 1/x बराबर के क्वेश्चन मार्क क्या होगा। पहले ऑप्शन में है 6, बी ऑप्शन में है 5 और सी ऑप्शन में है 3 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2√2। अब देखो इसको हल कैसे करना है। x प्लस के 1/x करना क्या है, इसको लिखने के लिए देखेंगे तो √2 माइनस के 1 और बटे √2 प्लस के 1। और इसको जब लिखोगे तो 1 प्लस के यहाँ हो जाएगा √2 माइनस के 1 और √2 प्लस के 1। तो √2 प्लस के 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा √2 माइनस के 1 और √2 प्लस के 1 √2 प्लस के 1 और √2 माइनस के 1। ठीक, तो ऊपर वाला जब गुणा करोगे तो √2 माइनस के 1 √2 माइनस के 1 है, तो √2 माइनस के 1 x प्लस √2 प्लस 1 प्लस का 1/√2 माइनस का 1 √2 प्लस के 1। सॉरी यहाँ गुणा नहीं है प्लस है, ये गलत है। तो देखो अब इसको हम लोग यहाँ ऊपर ये जाएगा तो 1 प्लस का √2 माइनस का 1 तो √2 प्लस के 1 ऊपर चला गया और √2 1 माइनस √1 नीचे आ गया। तो यहाँ से अब हम लासा लेंगे तो लासा हो जाएगा √2 प्लस के 1 और √2 माइनस के 1। ये वाला पद कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और इससे ये पद कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा √2 प्लस के 1 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2a भी होता है, तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर और प्लस के 1 का होल स्क्वायर और माइनस के 2√2 प्लस का फिर हो जाएगा यही √2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस के 2√2। तो बटे में ये बन जाएगा a प्लस बी का a प्लस बी और a माइनस बी अगर होते हैं तो ये बन जाते हैं a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 प्लस के 1 प्लस माइनस के 2√2 और आगे हो जाएगा प्लस का फिर से 2 प्लस का 1 प्लस का 2√2 और बटे में हो जाएगा 2 माइनस के 1 2√2 2 माइनस के खत्म हो गए, 2 और 1 3 हो गए और यहाँ पर भी 2 और 1 3 हो गए और 2 में से 1 गया तो 1 हुआ, 3 और 3 6/1 बराबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन होगा। पंद्रहवां क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दस 48
40 27। देखिए वो क्वेश्चन आपके बीच में है, दो 4 3 6 20 25 45 क्वेश्चन मार्क। करना क्या है देखिएगा, ये वाला पद कैसे मिला, यहाँ से ये पद कैसे मिला, यहाँ से ये कैसे मिला, तो इसी प्रकार इनसे ये पद कैसे मिलेगा। तो इसको चेक कर रहे हैं, अगर 2 का वर्ग कर दें प्लस 4 का वर्ग करते तो 2 दूनी 4 4 चौको 16 16 4 कितना मिल गया 20 वर्ग करने पर। इसी तरह से अगर यहाँ देखें 4 का वर्ग किया प्लस 3 का वर्ग किया, 4 चौको 16 3 का 9 16 9 कितना मिल गया 25। अब इसको देखें, अगर हमने यहाँ 6 का वर्ग किया और प्लस 3 का वर्ग किया तो 6 छंग 36 प्लस के 3 का 9 तो 36 9 कितना मिल गया 45। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है, 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग तो 2 दूनी 4 और 6 छंग 36 36 4 कितना मिल जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक, थैंक यू।